हैं। शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की खबर के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी कवायद शुरू है। सबसे बड़े दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अपनी दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए हैं। डीके शिव कुमार को भी पहुंचना था लेकिन वो नहीं गए। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पेट खराब है। बगावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनके चरित्र में नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं उनसे खास बातचीत। There's been a secret ballot and Mr. Siddaramaiah says that he's got the majority. How do you respond to that? I wish him all the best. Good luck. I don't know what the secrecy is. I don't know. I'm sitting at Bangalore doing my regular home birthday responsibilities, meeting people. I've been called to Delhi, but some small offers what I had to see. We should have a basic courtesy that who has helped us, gratitude in life. I believe who has helped them, who had helped me to get this number, the courage, the strength, all I have got some Almighty. I had to go today, offer my prayers and I'll come back. He has guided me, some more responsibility, so I have to first finish that job, then I'll proceed. और इस बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कर्नाटक के सीएम पर मुहर लगना अभी बाकी है। इन बैठकों पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम कौन होगा, इसको लेकर जो कवायद बेंगलुरु में चल रही थी, सोमवार को वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 6 बजे तीनों ऑब्जर्वर और संगठन महासचिव और साथ साथ प्रदेश प्रभारी उनकी बैठक हुई। ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 4 घंटे की इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने बाहर निकलकर मीडिया को बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और अब जो कंसल्टेशन का काम है वो आगे चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी गई है। वे सोनिया गांधी के साथ भी सलाह करेंगे जो कि मंगलवार शाम या रात को हो सकता है। इसके अलावा डीके शिव कुमार को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। हालांकि आज उनके भाई डीके सुरेश यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां पे मीडिया कर्मियों को बताया कि वो चाहते हैं कि उनका भाई जो है वो सीएम बने। इसके अलावा जहां तक सिद्धारमैया की बात है, जो सीक्रेट बैलेट के तहत वोटिंग हुई है उसके बाबत ये जानकारी बेंगलुरु से निकल कर आई कि ज़्यादातर जो विधायक हैं उनके साथ हैं। इस बाबत जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर सुरजेवाला ने कहा कि जो बंद लिफाफा है या जो सीलबंद रिपोर्ट है उसके बारे में 3 ऑब्जर्वर और अभी कांग्रेस अध्यक्ष को ही पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। बाकी बातें स्पेकुलेशन की है। तो देखना है कि विधायकों ने जो मत डाला है वो किसके पक्ष में डाला है और फिर कंसल्टेशन के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं वो किस नतीजे तक पहुंचते हैं। एक अहम बात की सोमवार को डीके शिव कुमार को दिल्ली आना था, उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की बात कह के वो सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंचे। मंगलवार को नज़र इस बात पे रहेगी कि वो दिल्ली आते हैं, कब आते हैं। जिस तरीके से अपने दावे के साथ डटे हुए हैं डीके शिव कुमार, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक नाम तय करना अभी चुनौती भरा है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जिस तरह की गलती छत्तीसगढ़ में हुई या जिस तरह का खामियाजा इस तरह के वादे का राजस्थान में भुगतना पड़ रहा है, वैसा कोई जो सिनेरियो है वो कर्नाटक में ना बने। तो अभी जो एक चुनौती भरा वक्त है कांग्रेस के लिए लीडरशिप तय करना और इसके लिए कंसल्टेशन जो है वो चल रहा है। देखना है कि कब तक कांग्रेस एक नाम के साथ सामने आती है और क्या वो नाम सिद्धारमैया का होता है या डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार के पक्ष में कई सारी बातें जाती है, सिद्धारमैया के पक्ष में कई सारी बातें जाती हैं। दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जा रही है, लेकिन आखिरकार फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। सुरजेवाला जी, आपने कहा ये सीक्रेट बैलेट के जरिए ये वोटिंग हुई और किसी को पता नहीं है कि किसको कितना वोट मिला, 3 ऑब्जर्वर के अलावा और कांग्रेस प्रेसिडेंट के अलावा। सवाल ये है कि सिद्धारमैया जी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। क्या किसी तरह का लीक हुआ है ये जो सीक्रेट बैलेट हुई है? मेरा आपसे ये कहना है कि अभी तक ना कोई निर्णय हुआ है। खड़गे साहब का तरीका है सहमति बनाना, सहयोग बनाना और कर्नाटक के इंटरेस्ट में निर्णय लेना। जैसे ही कोई निर्णय होगा, अभी 30 मिनट पहले ही ऑब्जर्वर्स ने अपनी लिखित रिपोर्ट हमें दी है, कांग्रेस अध्यक्ष जी को दी है। ना मुझे उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, ना जानकारी है। ये रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में है। बाकायदा खड़गे साहब AICC प्रेसिडेंट
न केवल प्रांतीय नेताओं से व्यापक चर्चा करेंगे, पर उसके साथ साथ दूसरे जो नेता हैं दिल्ली में और प्रांतीय स्तर पर हर आदमी की राय लेंगे। राय लेकर कर्नाटक के हक में और 6.5 करोड़ कन्नडिगास के हक में हम निर्णय लेंगे। सहयोग, समर्थन, सहमति और यूनिटी, एकता, ये उनका मूल मंत्र है। कर्नाटक की हार से बीजेपी ने कई सबक लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति में बड़े बदलाव होंगे। क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दिया जाएगा। इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो बीजेपी ने कर्नाटक की अपनी इस हार से कई सबक सीखे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी ने इन सबक के बाद अपनी रणनीति में बदलाव भी करने का फैसला किया है। पहली बात तो ये थी कि जिस तरह से BS येडियुरप्पा का इस्तीफा लिया गया, बीजेपी को लगता है कि ये फैसला उसको भारी पड़ा, और जिस तरह से जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे ताकतवर लिंगायत नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने बगावत की, इससे भी लिंगायत वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो अब इन 4 राज्यों में, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे, बीजेपी जातीय समीकरणों का खास तौर से ध्यान रखेगी, उन्हें किसी भी तरह से छेड़ेगी नहीं, और इन तमाम जातियों को, वहाँ की जो महत्वपूर्ण है, उनकी नुमाइंदगी करने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उनको उसमें संतुलन बैठाने का प्रयास भी पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि सरकार में मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, उन्हें ही पार्टी आगे रखेगी, लेकिन इसके साथ साथ उनसे ये अपेक्षा होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, BD शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये तमाम नेताओं को साथ लेकर चलें। इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे एक महत्वपूर्ण चेहरा पार्टी की हो सकती है, लेकिन अन्य जो नेता हैं, चाहे गजन सिंह शेखावत हो, सतीश पुनिया हो, इन तमाम नेताओं को भी वो साथ लेकर चलें, ये अपेक्षा बीजेपी की होगी। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी इसी तरह से सभी नेताओं को साथ रखने की बात बीजेपी अपनी ओर से कहेगी। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको महत्व दिया जाएगा, उनके चेहरों का भी बाकायदा बखूबी इस्तेमाल पार्टी करेगी। ये भी एक रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके साथ ही जो छोटी पार्टियां इन अलग अलग राज्यों में हैं, अगर उनके साथ किसी तरह गठबंधन हो सकता है तो बीजेपी उसमें भी कोताही नहीं करेगी। ये चुनावी गठबंधन भी बीजेपी कर सकती है, ये भी इस दिशा में विचार किया गया है। इसके साथ ही जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन तमाम चुनावों के मुद्दों को तय करने में, मैनिफेस्टो के वादों को तय करने में और रणनीति बनाने के लिए, तो ये बीजेपी ने तय किया है। मोटे तौर पर कर्नाटक से कई सबक पार्टी ने लिया है, और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि आने वाले जो कुछ महीने हैं वो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इन 4 राज्यों में अपना ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए। और जहाँ तक कर्नाटक की जीत के बाद मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन पे कोई अंतर पड़ने की बात है, तो ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 30 मई से 30 जून तक, 1 महीने तक मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का बीजेपी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 30 मई को पीएम मोदी की एक बड़ी रैली से हो सकती है। 31 मई को भी पीएम मोदी की एक रैली होगी, और उसके साथ ही 51 जो है अलग अलग रैलियां भी पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। इसके साथ ही 396 लोकसभा क्षेत्रों पर भी जनसभाएं होंगी। तो ये सारा एक बड़ा कार्यक्रम है जो बीजेपी ने तैयार किया है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि कर्नाटक की हार से उसके कार्यकर्ताओं पर या उसके नेताओं के मनोबल पर कोई विपरीत असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर को सौंपा है। अब शिवसेना के उद्धव गुट ने खत लिखकर जल्द से जल्द इस पर फैसला लेने की अपील स्पीकर से की है। स्पीकर का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर जानकारी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह उद्धव गुट के विधायकों ने विधान भवन जाकर डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की और 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में जल्द फैसला लेने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कुल 16 विधायकों की अयोग्यता पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पास छोड़ा है। जजमेंट की कॉपी जो है उसके साथ एक हमारा पत्र है उसमें, और हमने विनती की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर तुरंत एक्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शिवसेना के दोनों गुट अपनी जीत बताते रहे हैं। उद्धव कह चुके हैं कि अगर स्पीकर ने फैसले में देरी की तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सोमवार को ही विदेश से लौटे महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। ये निर्णय निश्चित रूप से मैं जल्द से जल्द लेना चाहूँगा, लेकिन ये निर्णय लेते समय मुझे कानूनी जितने प्राविधान है, संवैधानिक जितने प्राविधान है, उन सब का पूरा विचार करना पड़ेगा, उन सब का पूरा पालन करना पड़ेगा और तभी निर्णय लेना पड़ेगा।
निर्णय यदि 15 दिन में हो सकता है तो 15 दिन में लेंगे, निर्णय लेने में यदि ज़्यादा समय लगने वाला है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन किसी भी दबाव के अंदर आकर मैं निर्णय नहीं लूंगा। उद्धव ठाकरे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो सरकार गिर सकती है, जबकि उनके ही साथी अजित पवार का मानना है कि मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है। मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं। 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे भी अयोग्य ठहरा दिए गए तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या तब भी बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पाले में है, और क्योंकि ये पूरा मामला बेहद पेचीदा है, ऐसे में 16 विधायकों के अयोग्यता के मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद ना के बराबर है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सरकारी पोर्टल पर फोन ब्लॉक करने, ट्रेस करने से लेकर किस तरह से इसे रिकवर करना है मुमकिन, दिखाएंगे आपको ये स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी सी दिखती है। जरूरी काम हो या फिर इत्मीनान का क्षण, मोबाइल सब आसान कर देता है। और अगर ये गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो ये खबर आपके लिए है। अब सरकार के पोर्टल पर इसे ब्लॉक करने से लेकर, ट्रेस करने से लेकर रिकवर करना भी मुमकिन है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। 4-5 महीने पहले मेरा फ़ोन मंडी के आसपास में जा रहा था, सब्जी मंडी के आसपास, वहाँ से चोरी हुआ था। तो मैंने पोर्टल के बारे में सुना था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक या ऐसा मेरे से हुआ कि मैंने कभी उसके लिए ट्राई नहीं करा। मेरा फ़ोन चोरी हुआ और मैंने पुलिस को कंप्लेन कराई, पर मेरा कुछ नहीं मिला। तो सरकार के पास एक पोर्टल भी है जिस पे आप अगर जानकारी देंगे तो फ़ोन डब्बा हो जाएगा, वो बेचेगा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। मोबाइल का गुम या चोरी होना ठीक वैसा ही एहसास कराता है जैसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया हो, चला गया हो। आम ही नहीं, खास लोगों तक के फोन चोरी होना बड़ी बात नहीं। दूरसंचार विभाग के सचिव रहे अंशु प्रकाश ने कुछ यूं सुनाई थी अपने मोबाइल चोरी की घटना। That very day, I think it was about 5 years back, I was staying in Satyabad, and very happily one day I decided I'll go to Sarojini Market to do some shopping. And I wore a very nice jacket with 2 phones. And by the time I finished in 1 hour, my BlackBerry was gone. आंकड़े बताते हैं कि केवल दिल्ली एनसीआर में ही हर साल 40,000 फोन चोरी होते हैं और 8 लाख फोन गुम। मोबाइल चोरी होने से नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, डेटा के जाने का भी होता है। लेकिन अब गुम हुआ मोबाइल आपके एक क्लिक पर न सिर्फ डब्बे में तब्दील हो जाएगा, बल्कि उसको ढूंढा भी जा सकता है। बस आपको संचार साथी पोर्टल पर जाना है। फिलहाल इस पोर्टल के उपयोग की सुविधा दिल्ली और मुंबई के लिए ही थी, अब देश भर के लिए होगी। इस पोर्टल के जरिए अब तक करीब 4,78,000 फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। करीब 2,43,000 मोबाइल फोनों को ट्रेस किया गया है और करीब 8500 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पे आपको जाना है और इसमें ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ जानकारी देनी होगी। मसलन मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इनवॉइस स्लिप अगर आपके पास है, कहाँ से गुमशुदगी हुई और पुलिस कंप्लेंट जो आपने की है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और ये काम बस चंद मिनटों का ही है और इसके बाद आपका काम खत्म और पोर्टल का काम शुरू हो जाता है। इस पोर्टल पर शिकायत के बाद आपके पास स्टेटस पता करने के लिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन भी है। इस पोर्टल पर अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड की जानकारी भी मौजूद है। मोबाइल की झपटमारी से लेकर पॉकेटमारी तक की घटनाएं आम है। इसी दिल्ली में 2007 में
मेरी जेब से भी मोबाइल गायब हो चुका है। तो पहले विकल्प के तौर पर बस पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करने भर का मौका होता था, ताकि सिम ब्लॉक हो पाए और मोबाइल के गलत इस्तेमाल होने पर हम बुरे न फंसे। अब जो चोरी करेगा वो बुरा फंसेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।